Hello, good morning students. Today we are here to discuss class 10 subject physics, electricity, Ohm's law. We will talk here about the Ohm's law and some following topics. सबसे पहले देखते हैं Ohm's law क्या है। मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ाने से पहले बताया था कि कुछ रेजिस्टेंस, कुछ इसमें जो सिंबल होते हैं उसमें वोल्टेज आता है, आपका आई आता है, करंट आता है। एक इसमें जो सिंबल है वो है आपका आर, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मींस होता है अवरोध, रुकावट। सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है तो वोल्टेज भी होती है और करंट भी होता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर इनकी एक्सेस ज्यादा ना हो जाए, उनका जो एक्सेस होता है वो किसके पास होता है, वो रेजिस्टर के पास होता है। वो उनकी पावर को रिड्यूस और इंक्रीज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ में कहता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है कि जो भी वोल्टेज उसके अंदर होगी, जिस कंडक्टर के अंदर बात करिए, जितनी वोल्टेज आप दे रहे होंगे वो करंट के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घट जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो इक्वल्स टू आता है, और जब जैसे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया जाता है वहां पर ये क्या आता है, आपका कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज द आर, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। SI यूनिट ऑफ द R इज ओम। ये जो ओम का सिंबल आप देख रहे हैं ये ऐसे करके बनाया जाता है ओम। ये इसको आप ओम कहते हैं, इसी के यहाँ पर इसका नाम ओम्स लॉ रखा गया है क्योंकि इसको साइंटिस्ट ओम ने डिफाइन किया था, डिनोट कराया था। अब हमारे पास अगर V IR बनता है तो R क्या बनेगा, V अपॉन I बनेगा। V IR अगर बनता है तो R क्या होगा, V अपॉन I। अब हम अगर V को 1 कर दें और I को भी 1 कर दें, एक बात आपको ध्यान रखनी है फिजिक्स के अंदर कि जितने भी डेफिनेशंस बनेंगे उन सभी के डेफिनेशन यूनिट में जरूर पूछते हैं, जैसे 1 वोल्ट, 1 एंपियर, 1 ओम, ठीक है ना। और जितने भी आगे फर्दर आने वाली है उन सब में भी यूनिट वैल्यू का जरूर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इफ V 1 and I 1 एंपियर देन R क्या होगा 1। अब इसकी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, अगर आपने V के प्लेस पर 1 रख दिया, I के प्लेस पर 1 रख दिया तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा। 1 के प्लेस पर 1 क्या है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर 1 एंपियर की करंट फ्लो हो रही हो और 1 ही एंपियर की वोल्टेज जनरेट हो रही हो तो वो 1 ओम कहलाता है। देखो कैसे, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। एक ऐसा रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा if 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। when the potential difference across the ends is, जबकि उसके एंड्स में, टर्मिनल्स के एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो, वो भी 1 वोल्ट का ही हो। तो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हो गया, उसके बाद आपका कन्वर्जन हो गया, उसकी यूनिट आ गई, फिर 1 ओम का फॉर्मूला आ गया। आगे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पर, किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे आपको फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स क्या क्या होंगे जिन पर ये डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो भी आपका वायर है, जो भी आपका कंडक्टर मटेरियल है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कैसा है, लेंथी है, वो मोटा है या पतला है, इस पर डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि लेंथ विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेजिस्टेंस। कैसे होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगला है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके थिकनेस जिसके भी आप डिफाइन करेंगे आप, ये इसकी जो थिकनेस है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये वाला ये कहलाता है, ये होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे किसी पाइप के आगे का जो माउथ होता है ना, वो आपका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कैसा होना चाहिए, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। अब यहाँ पर ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन
R is proportional to L upon A। जैसे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा, R इक्वल टू रो L upon A। अब ये हो गया, where rho is known as the resistivity of the specific resistance। जैसे ही ये आप हटाते हैं तो क्या बनता है आपका कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, ये आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रो, जिसे रेजिस्टिविटी आ जाता है। ठीक है, तो दो बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। आगे बात कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्ट कहता है कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल का मतलब है कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये एल्यूमिनियम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स पर ये डिपेंड करेगा। अब उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, रो की आएगी। रो होता है ये आपका स्पेसिफिक क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि मटेरियल को डिफाइन करता है कि मटेरियल की क्वालिटी गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये उसकी वैल्यू होती है। तो जितना ज्यादा रो ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना। अब किसका रो ज्यादा होगा, जिसका एरिया आपके पास क्या हो, जिसका एरिया आपके पास ज्यादा हो और रेजिस्टेंस कम हो, सॉरी एल लेंथ कम, वो आपका रो ज्यादा हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 मीटर 7 मीटर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। सिर्फ क्या आ जाएगी, ओम मीटर। तो इसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे वो इसके 1 ओम या 1 रेजिस्टिविटी के लिए होगा। तो देखिए इसको देखते हैं, तो आइए देखते हैं। रो इक्वल टू आर डॉट ए अपॉन एल। इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और एल इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो रो इक्वल हो जाएगा आर इंटू 1 अपॉन 1, राइट। अब 1 अपॉन 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आपके पास रो इक्वल टू क्या हो गया, आर। So the resistivity of the material is just equal to resistance of the wire made of that material। क्या कह रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के इक्वल होगा। किस वाले वायर के इक्वल होगा, जिसकी लेंथ कैसी हो, यूनिट होगा, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो, वो भी यूनिट हो, इसके इक्वल। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि टेंपरेचर। टेंपरेचर क्या कहता है कि इंक्रीज विद द टेंपरेचर, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टेंपरेचर पर। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेंपरेचर भी, सॉरी अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेंपरेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जो भी रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक लाइन में, एक सीरीज में, जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये सीरीज कनेक्शन होता है। अगर कोई रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हो तो उनको बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस। अगर यहाँ R1, R2 और R3 होता है तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले रेजिस्टेंस की सीरीज देखते हैं। देखिए, two or more resistors are joined to each other in such a way that same current flows through each। क्या बोला इसने, same current flows through each means to say अगर I यहाँ फ्लो हो रहा है, I यहाँ भी फ्लो होगा और I यहाँ भी फ्लो होगा। ठीक है, कैसे होगा, same current flow through each। So such resistors are said to be resistors in series। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, resistors in series। Let there are three resistors R1, R2, R3 are connected in series। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। And I current flow through each resistor, और I जो है वो तीनों में फ्लो कर रहा है। तो लेट करते हैं V1, V2, V3 are the three voltage in their respective resistance। रेस्पेक्टिव का मतलब जानते हैं, जिस अगर हम R1 की बात करें तो V1 होगा, R2 करते हुए V2 होगा, R3 करते हुए V3 होगा। तो let V1, V2, V3 are the three voltage in their respective resistances। Okay, so by the Ohm's law, Ohm's law में क्या आता है कि V equals to IR। Ohm's law क्या कहता है,
V इक्वल्स टू आई आर। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे V इक्वल्स टू आई आर, ये हो गया क्वेश्चन 1। अगर I सेम है तो V1 और R1 तो चेंज हो रहा है ना, V2 और R2 तो वेरी कर रहे हैं, तो फिर V1 इक्वल्स टू आई आर1 हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू आई आर2 हो जाएगा, V3 इक्वल्स टू आई आर3 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ बन जाएंगे। अब क्या करते हैं अपने ऐडिंग के क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट साइड ऐड करेंगे। देखिए V1 plus V2 plus V3 on the left side and IR1, IR2 and IR3 on the right side ऐड हो गया। अब देखेंगे ये बनेगा हमारा, हमने इसको ऐड कर लिया, हमने माना कि टोटल जो वोल्टेज होगी पूरे में वो तो डिवाइडेड है सीरीज में, लेकिन टोटल कहीं ना कहीं तो एक सिंगल वोल्टेज होगी, उसको हमने कैपिटल V मान लिया। ठीक है, क्या माना, कैपिटल। लेट द टोटल वोल्टेज V1 V2 V3 इक्वल्स टू क्या हो गया V। अब इसके प्लेस पर हम ये भी पुट कर सकते हैं, कर दिया। राइट साइड में क्या है, IR1 IR2 IR3, IR1 IR2 IR3। V इक्वल टू I तीनों में से कॉमन हो सकता है, यहाँ से कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा R1 R2 R3। ठीक है, तो V इक्वल टू I R1 R2 R3। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या कहती है, ये कि V खुद किसके इक्वल है, IR के इक्वल है। तो V की प्लेस पे क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पर ये लगा दिया IR। ठीक है, इक्वल टू भी क्या है हमारा, I कॉमन था, R1 R2 R3 था, I से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए R इक्वल टू R1 R2 R3। ये R क्या है, R इज द टोटल रेजिस्टेंस, जैसे V1 V2 V3 का टोटल वोल्टेज V है, ऐसे R1 R2 R3 का टोटल रेजिस्टेंस है वो भी हमारा R है। ठीक है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर ये पैरेलल होगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हेंस प्रूफ, हमने इसको यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशंस एंड इन द फर्दर डिस्कशंस। ओके, थैंक यू।